हेलो स्टूडेंट्स, क्लास शुरू हो चुकी है और बच्चे क्लास में आ चुके हैं। चित्राली, गुड इवनिंग। सबसे पहले चित्राली आई हैं, साक्षी यादव गुड इवनिंग, मानसी त्यागी गुड इवनिंग। और उम्मीद है बाकी वो जल्दी क्लास में आ जाएंगे। हालांकि कुछ बच्चों का नंबर तो आ रहा है लेकिन नाम अभी नहीं मिला है गुड इवनिंग का। तो चलिए सबकी गुड इवनिंग एक साथ ही मान लेते हैं। और इसी बीच श्रेया गुप्ता भी क्लास में आ चुकी। श्रेया गुप्ता गुड इवनिंग। और श्रेया के बाद भी क्लास बच्चों ने ज्वाइन की है, उनके नाम भी मिल जाएंगे। और साक्षी, जैसा आप जानती हो, कल के लेक्चर में हमने जाना था वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, और साथ ही साथ ऑटो इम्यून डिजीज की बात की थी। और आज हम इसके आगे की बात करेंगे। और इसी बीच अवनी राणा क्लास में आ चुकी हैं। अवनी गुड इवनिंग। तो अवनी, आज हम बात करेंगे, मुझे लग रहा है कि हम एलर्जी कर चुके हैं। आप एक बार मुझे कंफर्म कर दें, क्या हम एलर्जी टॉपिक पढ़ चुके हैं? और अगर पढ़ चुके तो फिर हम बात करेंगे ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। अच्छा, अभी नहीं पढ़ी है तो पहले आज का टॉपिक होगा एलर्जी। तो हम क्या शुरू करने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू स्टार्ट एलर्जी। तो आज का टॉपिक पहले बच्चों क्या है? एलर्जी की बात कर रहे हैं और सीधे टॉपिक पे आ रहे हैं, क्योंकि हमें जल्द इसको करना है। एलर्जी, ऐसा हम में से कोई नहीं है, ऐसा हम में से कोई नहीं है जो एलर्जी को ना जानता हो। यानी हम सब या तो खुद सफरर हैं या हमारे आसपास कोई सफरर होता है। सर रिंग वॉर्म करा है? नहीं, रिंग वॉर्म कहाँ से आ गए यहाँ पे? रिंग वॉर्म तो बहुत पहले हो गया। अब तो एलर्जी की बात कर रहे हैं। एलर्जी की बात करें, क्या एलर्जी डिफेंस नहीं किया आपने? इम्यून डिजीज करे थे है? सर। हमने लास्ट टॉपिक कल ऑटो इम्यून डिजीज करा है। तो बिल्कुल, तो मैं बोल रहा था, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि हमने एलर्जी पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? एलर्जी नहीं पढ़ा है तो इस बच्चे कह रहे नहीं किया है। तो उसी के हिसाब से मानसी ने पहले बोला नहीं किया, और एक दो बच्चे ने और बोला नहीं किया। तो हम साक्षी जी एलर्जी पहले कर रहे हैं। और जो भी टॉपिक आगे वो करते जाएंगे, क्योंकि क्लास के बीच में गैप होने से कई बार, क्योंकि और क्लास भी रहती है तो वो कई बार ओवरलैपिंग हो जाता है, इसलिए कंफर्म करना जरूरी है। अब हम अपनी बात कर रहे एलर्जी की, और एलर्जी है क्या? देखिए, अक्सर आप देखते हो जब घर में कई छोटे बच्चे होते हैं और अड़ोस पड़ोस के आ जाते हैं, खूब उधम उतारते हैं, खूब खैतानी करते हैं। और बड़े लोग कहते हैं कि बेटे चोट लगा के मानोगे, कुछ ना कुछ करके रहोगे, शांति से बैठ जाओ, शांति से खेल लो। लेकिन उनको पता जरूर से रिएक्शन होगी तो नुकसान होगा। और अक्सर थोड़ी देर में किसी रोने की आवाज आ भी जाती है, इनको गिर गया, उसका चोट लगी, पैर मुड़ गया, ये हो गया। तो अक्सर ऐसा होता भी है। बिल्कुल यही हमारे इम्यून सिस्टम का खेल। जब हमारा इम्यून सिस्टम किसी फैक्टर के लिए, एक्टिव फैक्टर के लिए जरूर से ज्यादा रेस्पॉन्सिव हो जाता है, हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, उसे ही हम एलर्जी बोलते हैं। तो एलर्जी इज द हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ आवर इम्यून सिस्टम और एन एलर्जन। तो किसी एलर्जन के लिए हमारे इम्यून सिस्टम जरूर से ज्यादा एक्साइट हो जाना, एक्टिव हो जाना, वही एलर्जी है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं डेफिनेशन। हाइपर सेंसिटिविटी क्या है बच्चों? हाइपर सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, ऑफ आवर इम्यून सिस्टम फॉर ए पैथोजन, सिस्टम फॉर ए पैथोजन। क्या कहेंगे उसका? एलर्जी, उसको एलर्जी बोलते हैं। सॉरी, पैथोजन लिखा एलर्जन, और एन एलर्जन, ठीक है, कॉल्ड एलर्जी। तो किसी एलर्जन रेस्पॉन्स में हमारे इम्यून सिस्टम जरूर से ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाना। और अजय सिरोही भी क्लास में है। अजय गुड इवनिंग सर, टाइम चेंज कर दीजिए। तो आप बताओ क्या चाहते हो? सब बच्चे डिस्कस बता दो, हम तैयार हैं, बिल्कुल सुबह के लिए तैयार हैं, हर टाइम तैयार हैं। ज्यादातर बच्चे सुबह ही कह रहे हैं
तो अवनी अगर हो सकता हो, अगर आपका कोई ऐसा माहौल बन जाए कि 6 to 7 AM हो जाए, तो हमारी एक बच्ची और सफरर है इस टाइम के लिए, तो वो चेंज हो सकता है। तो एक बार फिर आप अपना ओपिनियन अजय क्लास में डाल दें, ग्रुप पे डाल, ताकि सबको पता चल जाए कि आप क्या चाहते हो। और अवनी तो तुरंत धमाका कर दिया है, कह रही पॉसिबल नहीं है। तो अजय फिर भी आप ये बताओ कि आपको क्या टाइम सुटेबल है, या इस टाइम क्या प्रॉब्लम हो, उसकी बात तब हम डिस्कस करेंगे। तो एलर्जी जो है वो आ, हमारे इम्यून सिस्टम की हाइपर सेंसिटिविटी है, ठीक है। और द फैक्टर विच कॉज एलर्जी, द फैक्टर जिससे एलर्जी होगी, विच कॉज एलर्जी, कार्ड एलर्जन, उसको कहते हैं एलर्जन, तो वो कहलाएगा एलर्जन। अब वो क्या क्या है, एज कौन कौन से फैक्टर एलर्जन है, एज पोलन ग्रेन्स, बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है पोलन ग्रेन से, पोलन ग्रेन्स, डस्ट, डस्ट से एलर्जी होती है, और चेंजिंग वेदर से एलर्जी होती है, चेंजिंग वेदर, चेंजिंग वेदर भी बच्चों एलर्जी करता है बहुत सारे लोगों में। और केमिकल्स, केमिकल से हो सकते हैं, कई कई बार मेडिसिन से हो जाती है, रिएक्शन के लिए एलर्जी है, केमिकल्स। और स्मेल, स्मेल से हो जाती है। और भी कई सारे फैक्टर हैं, और भी कई सारे फैक्टर हो सकते हैं। और उनमें कई बार किसी फूड के खाने से, स्पेसिफिक फूड जो होता है, इससे मुझे एलर्जी है। और एनवायरमेंट, बेसिकली एनवायरमेंट से भी होती है, चेंजिंग वेदर से भी होती है, स्मेल एक्सेट्रा। तो इनसे लोगों को एलर्जी होती है। और देर सवेर अगर हम जान लें, तो हम में से सबको एलर्जी होती है, किसी न किसी एलर्जन के हम भी सेंसिटिव हमारे अंदर होती है। वो अलग बात है कि बहुत अनकॉमन है, इसलिए पता नहीं चलता, लेकिन हाँ, एक्सपोजर मिलने पर कंफर्म हो जाता है कि हाँ, हमें भी एलर्जी, ठीक है। तो लगभग ये देर से बेर सबको है। अब सबके एलर्जन अलग है। और अस्थमा इज ए टाइप ऑफ एलर्जी, जो अस्थमा है इज ए टाइप ऑफ एलर्जी, ये भी एक तरह की एलर्जी है, जिसमें ब्रोंक्यूल्स, आधे ब्रोंक्यूल्स सिकुड़ जाते हैं, और जिसकी वजह से एल्वलाई तक प्रॉपर एयर नहीं पहुंच पाती। ट्रैकिया नहीं सिकुड़ेगा, ट्रैकिया के ऊपर तो रिंग्स मौजूद हैं कार्टिलेज के, लेकिन जो ब्रोंक्यूल्स हैं उन पर कार्टिलेज रिंग नहीं होते, इसलिए ब्रोंक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। और उनके कॉन्ट्रैक्ट होने से, जैसे पाइप पिचक जाता है, पानी कम आगे जाता है, ऐसे ही उसके कॉन्ट्रैक्शन से हमारे लंग्स में, हमारे एल्वलाई को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। और उसके लिए हम प्रेशर डेवलप करने की कोशिश करते हैं ऐसे, ताकि प्रेशर से ऑक्सीजन एल्वलाई तक पहुंचाया जा सके। वो एलर्जी इन विच क्या होगा, इसमें इन विच ब्रोंक्यूल्स आर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ब्रोंक्यूल कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ जाएंगे, ठीक है। तो अब बहुत सारे लोग होते हैं अस्थमा, किसी को चेंजिंग वेदर से होता है, किसी को डस्ट से होता है, किसी को ना किसी पर्टिकुलर सीजन में जब हार्वेस्टिंग फेस्टाइज करते हैं गेहूं वगैरह को, तो उस टाइम जब डस्ट निकलती है उससे होती है। और जो हम दिवाली पर क्रैकर्स यूज करते हैं, उनका जो एक तरह से फ्यूम्स होती हैं या डस्ट होती है, उससे भी लोगों को एलर्जी होती है। और उस टाइम पर काफी लोगों को तो प्रिकॉशनरी हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, ताकि उस डस्ट से उनको नुकसान ना पहुंचे, या पहुंच गया तो उसका ट्रीटमेंट हो सके। तो ये हम बात एलर्जी कर रहे हैं। सिम्टम्स क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, देखिए, सिम्टम्स ऑफ एलर्जी की बात करें, सिम्टम्स क्या हैं, रेडनेस, रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, उस पार्ट में जो रेड हुआ है स्वेलिंग, ईचिंग, खुजली हो सकती है, ईचिंग, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जलन हो रही है उस पार्ट में, इन्फ्लेमेशन, स्नीजिंग, छींक बहुत आ सकती है, स्नीजिंग हो सकती है, स्नीजिंग होती है, टीयरिंग, आंखों से टीयरिंग हो सकता है, आंसू निकल सकते हैं, टीयरिंग, एंड डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट,
एक्सेट्रा, ये सिम्टम्स हैं। और हम सबके आसपास कोई ना कोई ऐसा मिलता है जिसको ऐसा होता है, जिसको ऐसा होता है। तो अब इसका हम क्या करेंगे? अब कौन कर रहा है इस एलर्जी को? हाइपर सेंसिटिविटी से क्या चेंज आती है, तो आप ये जान लीजिए कि जो एलर्जी है उसको करने वाला सब्सटेंस हिस्टामिन है। हिस्टामिन इज एलर्जी सब्सटेंस विच इज प्रोड्यूस्ड बाय मास्ट सेल्स। तो अगला पॉइंट क्या जानेंगे कि जब एलर्जी होगी तो कौन सा सब्सटेंस हमारे बॉडी में बना है और उस एलर्जी हुई है। तो अब अगले पार्ट में हम जाके बात करेंगे इसकी कि हमारी फिजियोलॉजी पे क्या चेंज आता है। और उसमें हमने बात की है कि उससे बनता है क्या, हिस्टामिन। मास्ट सेल्स प्रोड्यूस हिस्टामिन। हिस्टामिन, तो अपनी मास्ट सेल क्या बनाएंगे? हिस्टामिन बनाएंगे, प्रोड्यूस हिस्टामिन विच इज एलर्जिक सब्सटेंस। इससे एलर्जी होती है। तो किस जो एलर्जन है उसके रेस्पेक्ट में हमारी मास्ट सेल्स एक्टिव हो जाएंगी और वो क्या प्रोड्यूस वो प्रोड्यूस करेंगे हिस्टामिन। और ये हिस्टामिन जो सारे सिम्टम एलर्जी के हैं वो सब यही इसी की वजह से आते हैं। इन्फ्लेमेशन भी, स्वेलिंग भी, रेडनेस भी, सबकी जिम्मेदार ये है। यही वजह है कि जो एंटी एलर्जिक मेडिसिन है उनको बोलते हैं एंटी हिस्टामिनिक। हम आगे पढ़ेंगे, एंटी हिस्टामिनिक वर्ड भी यूज करेंगे। तो हिस्टामिन एलर्जी कॉजिंग सब्सटेंस है और एंटी हिस्टामिनिक एलर्जी सब्सिडाइजिंग ड्रग्स है, मेडिसिन है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एंटी हिस्टामिन के ड्रग्स विच आर यूज्ड अगेंस्ट एलर्जी आर कॉल्ड। तो उसमें आपका जवाब अगर लिखा हुआ है एंटी एलर्जी भी है और एंटी हिस्टामिनिक भी है, तो क्योंकि हमें टेक्निकल वर्ड यूज करना है, हमें एंटी हिस्टामिनिक वर्ड यूज देना है, भले कि आपको एंटी एलर्जिक बोलते हैं। तो बोलना अलग बात है और टेक्निकल वर्ड होना अलग बात है। हम आपसे पढ़ने की बात करें, बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, ना कि एक लेमैन की बात कर रहे हैं। अब चलिए, ये तो हो गया आपको। अब जब एलर्जी होती है, तो ये तो हो गया सब्सटेंस। उस टाइम हमारी बॉडी बस एक मिनट मैसेज छोड़ दूं, एक मैसेज छोड़ दूं के लिए। अच्छा ओके, तो बच्चे का फोन आ रहा है तो मैं बोल देता हूँ फिर भी। बात कर रहे हैं और इन केस ऑफ एलर्जी, याद रखना है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा है। एलर्जी, IgE एंटीबॉडीज प्रोड्यूस मोर नंबर, ज्यादा बनेंगे, प्रोड्यूस इन मोर नंबर, इनका नंबर बढ़ जाएगा। जिस इंसान को एलर्जी हो रही है उसमें कौन सा नंबर बढ़ेगा? IgE का। ठीक है, क्यों? एलर्जी कंट्रोल करने में ये भी सपोर्ट करती है। तो हिस्टामिन एलर्जी कॉजिंग है, एंटी हिस्टामिनिक सब्सटेंस, और IG एंटीबॉडी एंड एलर्जी कंट्रोलिंग। और नॉर्मली इनका नंबर काफी कम रहता है IG का, लेकिन तभी बढ़ेगी जब किसी को एलर्जी हो रही है। ये हो गया। और हम ये भी जान लें कि एलर्जी बिल्कुल नॉन कम्युनिकेबल है, कभी भी एक दूसरे ट्रांसफर नहीं होगी। तो साक्षी यादव, एलर्जी इज नॉन कम्युनिकेबल, कभी भी एक से दूसरे ट्रांसफर नहीं होगी केवल। अगर किसी को अस्थमा है, उस बैठने से, उठने से, कांटेक्ट से या किसी वेक्टर थ्रू कोई ट्रांसफर नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये होता है। और हम ये भी जानते हैं, हिस्टामिन एलर्जिक सब्सटेंस है, प्रोड्यूस के बाद क्या लिखा है? मास्ट सेल प्रोड्यूस हिस्टामिन, हमने लिखा है हिस्टामिन, और ये लिख भी दिया है बच्चों ने, हिस्टामिन। ठीक है, तो ये हिस्टामिन है और यही एलर्जी कॉजिंग सब्सटेंस दैट कॉज एलर्जी, इस समय एलर्जी होती है।
अब ये भी पता चला नॉन कम्युनिकेबल है। और जो हम बात करें उसका एंटी हिस्टामिनिक medicines are used to control allergy। और हो सकता है इनमें से आपको जानते हो एविल का नाम सुना होगा कि कई बार एविल कहते खुजली सारे बेचने एविल देना है। तो एविल, सिट्रोजिन CZ3, लिवोजिन एक लीवर के लिए होते हैं। ये लिवोजिन वर्ड वापस ले रहा हूँ क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि वो ऐसे है तो, लेकिन वो आप सिट्रोजिन, CZ3 और एविल याद रखें, ये एंटीहिस्टामिनिक है और ये सिम्टम को सब्सिडाइज करती है। जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, बड़े शहर हैं, वहां पर एलर्जी का बड़ा रीजन पोल्यूशन भी है। बहुत सारे लोगों को पोल्यूशन से एलर्जी होती है। और जो मैं बोल रहा हूँ आपको दिवाली के आसपास इंडिया में आप देखो, दिल्ली और हमारे आसपास मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, इन सब एरिया में स्कूल तक बंद करने पड़ जाते हैं। इतना पोल्यूशन होता है, उससे आंखों में टीयरिंग हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, कोई और कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो गवर्नमेंट को स्कूल तक बंद करने पड़ जाते हैं। तो इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज पोल्यूशन आल्सो ए कॉज ऑफ एलर्जी। बड़े शहरों में मेट्रोपॉलिटन सिटीज pollution also a cause of allergy। तो इससे भी हमें एलर्जी हो सकती है पोल्यूशन से, और हो रही है बहुत लोगों को। ठीक है, तो ये हमारा एलर्जी का पार्ट हो गया। यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है। मास्ट सेल हिस्टामिन बनाया था, उसने एलर्जी रिएक्शन दी थी। और हम ये भी जानते हैं कि एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन इसका अगेंस्ट काम कर सिम्टम को सब्सिडाइज कर देती हैं, और जिससे एलर्जी होती है वो एलर्जन कहलाता है। वो हमने बात कर ली क्या क्या है। और सिम्टम्स की बात हो गई है। अस्थमा में भी एलर्जी के एक फॉर्म है, और जब भी एलर्जी होगी तो IG एंटीबॉडी का नंबर बढ़ जाएगा। एंड दैट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन डिफरेंट एग्जाम्स। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, ही हैज हाई नंबर ऑफ, और चार एंटीबॉडी, चार तक नाम लिखेगा, IgA, IgD, IgM, IgE। हम जवाब देंगे IgE, क्योंकि यही एलर्जी में ज्यादा नंबर बढ़ाने वाली एंटीबॉडीज हैं। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन ना रखें, और उम्मीद है कि इसमें कोई ऐसा पॉइंट आया भी नहीं जो आपको दिक्कत करे। अब यहाँ पर एक पॉइंट आप और ऐड करेंगे। जो मास्ट सेल्स हैं वो हिस्टामिन के साथ साथ सेरोटोनिन भी बनाती है। ये भी आपको नोट कर लेना चाहिए, करवा देते हैं। अलोंग विद हिस्टामिन, थोड़ा सा पॉइंट वहां स्लिप हो गया मेरा। अलोंग विद, ये हमें तो वहां ऐड करना था अलोंग विद हिस्टामिन, लेकिन अब दिमाग में आज छूट ना जाए। हिस्टामिन, मास्ट सेल्स also produce histamine, sorry, serotonin, also produce serotonin। और सेरोटोनिन है, सेरोटोनिन ये वैसो कंस्ट्रिक्टर है, ये ब्लड सिकोड़ता है। तो जब ब्लड कॉन्ट्रैक्ट हो गया जैसे रोगी, तो ब्लड प्रेशर घटेगा, बढ़ेगा। जब कोई चीज सिकुड़ेगी, जैसे आप पानी से पाइप से पानी डाल रहे हो और दूर तक पानी भेज, थोड़ा दबा देते हो उसे, तो पानी का जो प्रेशर दूर तक चला जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। तो सेरोटोनिन क्योंकि वैसो कंस्ट्रिक्टर है, इसलिए ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। यानी एट द टाइम ऑफ एलर्जी आवर ब्लड प्रेशर आल्सो इंक्रीज, बढ़ जाता है। और ये प्रोडक्ट भी मास्ट सेल का है। ठीक है, मास्ट सेल ने हिस्टामिन बनाया है और मास्ट सेरोटोनिन बनाया है। ठीक है, और हम बात करते हैं तो हिपेरिन भी मास्ट सेल बना, हिपेरिन 3 प्रोडक्ट है, पर हिपेरिन का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। चलिए, तो अब आगे बात करेंगे। और बच्चे अजय शुरू कर इंक्रीज होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और अब हम बात करेंगे ऑर्गन्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। हमारे इम्यून सिस्टम बच्चों कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उनकी बात करेंगे कि कैसे मिलकर ऑर्गन काम करते हैं।
उसकी बात करें तो उसमें एक हेडिंग है एनसीईआरटी में, ऑर्गन्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। और परफेक्टली हमें 12th और नीट दोनों को बैलेंस करके चलना है, और हम करके चल रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चंस आपके कंटेंट से बाहर होगा। तो ऑर्गन्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, ऑर्गन्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। तो अब लिखा मैंने इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो यहां पर बात होगी कि इम्यून सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसमें लिम्फोइड ऑर्गन्स, लिम्फोइड टिश्यू, सेल्स, इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम मेड, सॉरी मेन लिखूंगा, कंसर्न टू लिम्फोइड ऑर्गन। अभी बात करें क्या है लिम्फोइड ऑर्गन। लिम्फोइड ऑर्गन होता है, लिम्फोइड टिश्यू होता है, ठीक है, लिम्फोइड टिश्यू होता है। और आपको सेल्स तो पता ही है, डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं। सेल्स, सेल्स, और सेल का यहां पर मतलब टी और बी लिम्फोसाइट से सेल्स होती हैं। और सेल के साथ साथ सोलुबल मॉलिक्यूल लाइक एंटीबॉडीज होती हैं, एंड सोलुबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज। इसका मतलब एक क्वेश्चन इनडायरेक्ट पता चल गया आपको, एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडी सोलुबल मॉलिक्यूल, सोलुबल। क्वेश्चन कितना अच्छा घुमाया जा सकता था, डीपली पूछा जा सकता है कि जो एंटीबॉडीज हैं वो सोलुबल है, इनसोलुबल हैं। तो एंटीबॉडीज आर द कैटेगरी ऑफ सोलुबल मॉलिक्यूल। तो इतने ऑर्गन इन्वॉल्व होके हमारा इम्यून रेस्पॉन्स देते हैं। इसमें लिम्फोइड ऑर्गन भी है, लिम्फोइड टिश्यू भी हैं, सेल्स भी हैं, और साथ ही साथ एंटीबॉडी जो सोलुबल मॉलिक्यूल की फॉर्म में होती हैं। अब यहाँ पर एक एक को पकड़ा जाएगा और फिर उसका पोस्टमार्टम होगा और आपको बताया जाएगा। चलिए, तो अब हम पहले बात कर रहे हैं लिम्फोइड ऑर्गन की। लिम्फोइड ऑर्गन ये क्या है? देखिए, लिम्फोइड ऑर्गन वे ऑर्गन हैं जहां आरबीसी बनती हैं और मैच्योर होती हैं, ठीक है। तो आरबीसी बनती है, मैच्योर होती है, देयर आर लिम्फोइड ऑर्गन्स। द ऑर्गन्स which are concerned to formation, maturation, and action called lymphoid organs। तो जहां पे हमारी क्या लिम्फोसाइट्स बनती हैं, मैच्योर होती हैं, और जिस साइड पर जाकर काम करती हैं, इन सबको मिलाकर लिम्फोइड ऑर्गन बोलते हैं। और लिम्फोइड ऑर्गन फिर दो तरह के हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो हमें पहले पता होना चाहिए लिम्फोइड ऑर्गन है क्या। दीज आर द ऑर्गन्स वेयर लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड, मैच्योर एंड परफॉर्म देयर फंक्शन। They are called lymphoid organs, and these are for the two types. These are two types of दो तरह के हैं। और हम पहले की बात कर रहे हैं, नंबर 1 है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। यहां पर अजय हम जान प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स ये क्या है? वे ऑर्गन्स जहां पर लिम्फोसाइट बनती हैं और मैच्योर होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स। मैच्योर होना, फॉर्मेशन और मैच्योरेशन, लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंड मैच्योर।
तो मानसिक लिम्फोसाइट WBC लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंड मैच्योर, बने हुए मैच्योर भी हों। और आप पता है कि बोन मैरो में सारी लिम्फोसाइट बनती हैं, कुछ बोन मैरो मैच्योर हो जाती है और कुछ थाइमस ग्लैंड में जाके मैच्योर होती हैं। तो एज एग्जांपल क्या है इसका, एग्जांपल बोन मैरो एंड थाइमस ग्लैंड, these are the two example of primary lymphoid organ। जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है उनके दो एग्जांपल कौन कौन हुए, उनके दो एग्जांपल हो गए, एक तो बोन मैरो और दूसरा थाइमस ग्लैंड। अब थोड़ी सी बात करूंगा बोन मैरो की, है ना, बोन मैरो। ठीक है बच्चों, बोन मैरो की बात करेंगे। और आप सब जानते हो को बोन मैरो जो है ये हमारे लॉन्ग बोन्स में प्रेजेंट होती है। इसमें इस ब्लड स्टेम सेल्स होती हैं, और वो तीन तरह की ब्लड सेल बनाती हैं, WBC भी, RBC भी, प्लेटलेट्स भी बोन मैरो बनती, पर यहाँ पर हम अपना कंसर्न कन्फाइंड रखें केवल लिम्फोसाइट तक। तो हर तीनों ब्लड सेल बोन मैरो बनती हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑल लिम्फोसाइट्स, सॉरी अगर लिखूंगा प्रेजेंट इन लॉन्ग बोन्स, जो हमारे लॉन्ग बोन्स हैं, हमारे हाथ और पैर की हैं, स्टर्नम है, लेकिन जो हमारे स्कल की फ्लैट बोन्स है इनमें नहीं होती, इनमें बोन मैरो नहीं होती। तो हम ये कहें कि सभी बोन्स में बोन मैरो होती है, नहीं कह सकते। यानी बोन मैरो नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल बोन्स, हालांकि होती बोन में ही है, तो सभी में नहीं होती, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं बोला जा सकता। और अब अवनी लॉन्ग बोन्स, ठीक है, और इट इज एक बड़ा बात, इट इज लॉन्गेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन, ये हमारा लॉन्गेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन कौन, बोन मैरो। और all lymphocytes produced in bone marrow, all lymphocytes produced in bone marrow। तो मानसिक जितनी भी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में बनती हैं, और बी लिम्फोसाइट मैच्योर भी होती हैं, एंड बी लिम्फोसाइट्स आल्सो मैच्योर हियर। लेकिन नाम बी लिया, बी लिम्फोसाइट्स आल्सो मैच्योर हियर, वो यहीं पर मैच्योर होंगी, ठीक है, मैच्योर हियर। ये तो थोड़ी बात बोन मैरो की होगी। बोन मैरो में ब्लड स्टेम सेल्स होती हैं और उन्हीं सेल्स लिम्फोसाइट भी बनती है, और कुछ लिम्फोसाइट वही मैच्योर होंगी, बी लिम्फोसाइट, और कुछ थाइमस ग्लैंड जाकर मैच्योर होंगी, वो टी लिम्फोसाइट पहले हम जान चुके हैं। तो अब थोड़ी सी बात करें थाइमस ग्लैंड की, ताकि क्योंकि उसका भी नाम लिया है तो उसकी बात तो करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट डालूंगा मैं थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड देखिए, इट इज बाइलोब्ड ग्लैंड, बाइलोब्ड, इट इज बाइलोब्ड, इसमें दो लोब होते हैं, बाइलोब्ड ग्लैंड। तो इस ग्लैंड में दो लोब प्रेजेंट है, बाइलोब्ड है। इसकी लोकेशन हार्ट के तो ऊपर है, हार्ट के ऊपर, और जो स्टर्नम बोन है इसके नीचे है। तो इट इज प्रेजेंट अबव द हार्ट, प्रेजेंट above the heart and below the sternum, below the sternum, पोजिशन ये होगी इसकी, sternum। अब यहां पर क्या होता है, जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स हैं, उनका यहां पर मैच्योरेशन भी होता है और डिफरेंशिएशन भी होता है। इसका मतलब जो आपने पढ़ा टी सी सेल्स, टी हेल्पर सेल, टी एस सेल, टी एम सेल्स, जब लिम्फोसाइट्स थाइमस ग्लैंड में सब एक तरह की होती हैं
और फिर डिफरेंशिएशन की वजह से डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंट स्टर्नम, मानसी जो हमारी ये ब्रेस्ट और चेस्ट बोन है बीच वाली, है ना, इसको हम स्टर्नम बोलते हैं। तो दिस बोन इज स्टर्नम, इसको हम चेस्ट बोन या ब्रेस्ट बोन बोल सकते हैं, ये स्टर्नम है तो इसके नीचे की तरफ है वो, तो विद दिस बिलो स्टर्नम। मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, जो टी लिम्फोसाइट हैं उनका डिफरेंशिएशन यहाँ होगा। टी लिम्फोसाइट occurs in bone marrow, no sorry, bone marrow thymus gland, occur in thymus gland, तो बच्चों थाइमस ग्लैंड में होगा, ठीक है। तो हमारी थाइमस ग्लैंड जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन ओल्ड एज में थाइमस ग्लैंड रिड्यूस्ड हो जाती, डिजेनरेट हो जाती है, इसलिए ओल्ड एज में इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। और आप सुनते हो दादा दादी कहते बेटा अब तो बुढ़ापा आ गया, अब क्या, अब तो भैया खांसी जुकाम होना ही है, ऐसे होना है, तो उन्हें ये तो नहीं पता थाइमस ग्लैंड रिड्यूस्ड हो गई है, डिजेनरेट हो गई है, तो नहीं पता कि बुढ़ापे में ऐसा होता है, तो इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि थाइमस ग्लैंड ट्रेनिंग सेंटर ऑफ टी लिम्फोसाइट है। थाइमस ग्लैंड क्या हुआ, ट्रेनिंग सेंटर ऑफ टी लिम्फोसाइट, also known as thymus को लिख देता हूं, थाइमस ग्लैंड, thymus also known as training school, training school of T lymphocyte, T lymphocytes का ट्रेनिंग स्कूल भी है, क्योंकि यहाँ पर उनको मैच्योर किया जाता है और उनको डिफरेंशिएट किया जाता है। और कहने को तो इसको थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी बोलते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम सिंहासन है, थ्रोन गद्दी, राज वाली, राजाओं वाली, तो थ्रोन ऑफ इम्यून सिस्टम भी इसको बोलते हैं। तो ये हमारे दो तो हो गए प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, इसमें बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड। और अभी हम डिफाइन क्या किया था कि जो ऑर्गन इनको बनाते हैं, मैच्योर डिफरेंशिएट करते हैं, वो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। और अब बात होगी किसकी, अब बात होगी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की, ठीक है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की। तो प्राइमरी के बाद अब हम बात करें सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, और जैसे भी मैंने बात की है, ये वो साइट हैं, ये वो लोकेशंस हैं जहां पर अब लिम्फोसाइट मैच्योर तो हो गई, डिफरेंशिएट भी हो गई, जहां पर वो जाके काम करेंगी उनको हम बोलते हैं सेकेंड लिम्फोइड ऑर्गन। तो मैच्योरेशन के बाद लिम्फोसाइट्स प्राइमरी ऑर्गन से जिन ऑर्गन जाकर काम करती हैं वही सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, यानी मैच्योर तो वही रहेंगी, वहां से वो माइग्रेट करेंगी। तो हम क्या लिखेंगे, आफ्टर मैच्योरेशन, आफ्टर मैच्योरेशन and differentiation, lymphocytes migrate, lymphocyte migrate to organs, to specific organ, migrate to specific organs, specific यानी कहीं भी चले जाएंगे, स्पेसिफिक ऑर्गन्स। तो साक्षी स्पेसिफिक ऑर्गन जाएंगी, वेयर दे परफॉर्म देयर फंक्शन, जहां काम करेंगे, वेयर दीज परफॉर्म देयर फंक्शन।
called फंक्शन, और अजय क्या कहें, फंक्शन कॉल्ड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो प्राइमरी और सेकेंडरी, बिल्कुल क्लियर, डिफरेंस क्लियर हो गया हमें। जहां पर बनती है, मैच्योर होती है, उनको हम प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कहेंगे, और जहां पर जाकर काम करती हैं उनको हम सेकेंड लिम्फोइड ऑर्गन बोलते हैं। और ये ऑर्गन कौन कौन से, इसकी हम बात करेंगे अजय। उनके नाम मैं लिख रहा हूं, आपको याद भी करने हैं। एज स्प्लीन, जैसे स्प्लीन, हमारा जो स्प्लीन है वो हमारा लिम्फोइड सेकेंड लिम्फोइड ऑर्गन है। स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स, ठीक है। पेयर्स पैचेज, पेयर्स पैचेज, पेयर्स पैचेज इन इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन पेयर्स पैचेज होते हैं, और इनको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स। टॉन्सिल हमारे नेक रीजन में है, ऐसे ही ये है, और कहेंगे इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स। तो पेयर्स पैचेज का एक नाम आपको और पता चल गया, और वो नाम है, वो नाम क्या है, इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स। और हमें भी जानते हैं, भले ही हम ये बोलते हों, और ये भी याद रखें, ये टॉन्सिल्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल, कभी कंफ्यूज हो जाएं, मैं लिख देता हूं स्मॉल भी, क्योंकि कई बार वो कंफ्यूज कर दे, लार्ज स्मॉल कर दिया तो हम सोचेंगे कहां पर है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। और हमारा जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स, इसको हम भले वेस्टर्न ऑर्गन बोलते हों, लेकिन इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होता है। मानसी, कहने को तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, फॉर डाइजेस्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू तो वेस्टिजियल है, क्योंकि उसको रोल प्ले नहीं करता। लेकिन हम ओवरऑल बात करें तो ये वेस्टिजियल नहीं है। इसमें हमारा सेकंड इम्यून रेस्पॉन्स होता है, यहाँ पर लिम्फोसाइट होती हैं, और इसलिए मेरे हिसाब से तो इसको वेस्टर्न ऑर्गन नहीं कहना चाहिए। हालांकि लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करता इम्यून सिस्टम में, पर फिर भी कर तो रहा है। ऐसे और भी ऑर्गन जो बहुत कम रोल प्ले कर रहे हैं। तो मेरे, इन माय व्यू, इट इज वेस्टिजियल फॉर डाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट नॉट वेस्टिजियल फॉर ऑल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसमें लिम्फोइड और लिम्फ ऑर्गन काम कर रहा है। अब जो सेकेंड लिम्फोइड ऑर्गन है, यहाँ पर गुंडों को मारा पीटा जाता है, ठोका जाता है, और यहाँ पर ये नहीं है कि इसको मुकदमा चलेगा, शूटेड साइट है। तो सेकेंड लिम्फोइड ऑर्गन वे ऑर्गन है जहां पर एंटीजन और हमारा इम्यून सिस्टम आमने सामने होता है, जहां पर हमारी इम्यून सिस्टम की आर्मी और टेररिस्ट आमने सामने होते हैं। और अक्सर हमारा इम्यून सिस्टम जीतता है, कभी कभी टेररिस्ट भी जीत जाते हैं, यानी कभी कभी पैथोजन भी है। हमारा इम्यून सिस्टम वीक है तो वो डोमिनेट हो जाता है, और फिर हम बीमार होते हैं। तो और क्लियर कर दें, दीज आर द साइट सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, secondary lymphoid organs provide site, जगह provide site for interaction of pathogen, जो पैथोजन का इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन ऑफ पैथोजन टू द लिम्फोसाइट विद पैथोजन या एंटीजन, और मैं और भी कर रहा हूं एंटीजन, एक ही बात है। टू किसके साथ, हमारा जो साइट फॉर इंटरेक्शन लिम्फोसाइट्स है ना, एंटीजन टू लिम्फोसाइट्स। तो यहां पर यानी वे ऑर्गन जहां पर एंटीजन या पैथोजन भी होता है, और वहां पर हमारे लिम्फोसाइट भी होती हैं,
और दोनों में मारकाट मचती है, और उसमें हमारे लिम्फोसाइट्स जो एंटीजन है उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती हैं। उन ऑर्गन्स को हम बोलते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। और क्या एग्जांपल आपके सामने है, स्प्लीन है, स्प्लीन के साथ साथ अपेंडिक्स भी है, हमारा पियर्स पैचेज है जो हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं, हम उनको बोलते हैं इंटेस्टाइन टॉन्सिल्स बोलते हैं, लिम्फ नोड्स हैं। थोड़ा बात इनके एक एक करके करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे ताकि और हमें क्लियर हो जाए, क्योंकि बात इम्यून सिस्टम की है, कोई बात आसान नहीं है। और पेयर्स पैचेज मीनिंग, पेयर्स पैचेज ये जो हमारा लिम्फ ऑर्गन है हमारे, उसका नाम है, चूंकि डिस्कवर्ड बाय पेयर, नाम है पेयर, साइंटिफिक नाम है। और चूंकि ये एक साथ नहीं होते, थोड़ा सा डिस्टेंस पे होते हैं, धब्बे के ना, धब्बा पैचेज यहाँ यहाँ यहाँ, तो इसे पैचेज कर दिया, लेकिन है लिम्फोइड ऑर्गन। तो दे वर डिस्कवर्ड बाय पेयर एंड दीज आर प्रेजेंट इन नॉट इन सीक्वेंस, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इस नाम के पैचेज। तो इसलिए साक्षी नाम दिया गया पेयर्स पैचेज। फिजिक्स क्लास है सर, आज क्लास थोड़ी जल्दी खत्म कर दीजिएगा। तो आप थोड़ा सा मुझे बता देना, अभी तो 7:45 ही बजे हैं और 9 बजे हैं, तो मैं अभी और थोड़ा स्पीड बढ़ा देता हूँ। तो बच्चों अब हम बात करें, थोड़ा इनकी बात करेंगे, है ना, स्क्रीन की बात करेंगे। और जब आपको लगा था कि फिजिक्स क्लास, तो आप ही सिग्नल देंगे, मैं तो भूल जाऊंगा, और आपके सिग्नल बाद ही क्लास ऑफ की जाएगी, बिना सिग्नल ऑफ नहीं होगी। तो साक्षी जी आपको बताना है। अब हम बात कर रहे हैं स्प्लीन की, है ना, एक स्प्लीन, ये क्या है, लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन, लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन, और अभी आप कहोगे आपने कुछ ऐसे लिखा था बोन मैरो के लिए, वो लॉन्गेस्ट है, ये लार्जेस्ट है, वो लॉन्गेस्ट है। तो हमारी बड़ी लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन, सबसे बड़ा पुलिस स्टेशन एंटीजन के लिए वो हमारा स्प्लीन है, और इट इज प्रेजेंट क्लोज टू पेनक्रियाज। लोकेशन क्या है, प्रेजेंट क्लोज टू पेनक्रियाज, प्रेजेंट क्लोज टू पेनक्रियाज। ठीक है, पेनक्रियाज के पास होता है, और ये रेटिकुलो एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। अब ये किसका बना हुआ है, मेडअप ऑफ रेटिकुलो एपिथेलियम टिश्यू। और हमारी बॉडी में इस टिश्यू का बना हुआ ये सबसे बड़ा ऑर्गन है। अगर क्वेश्चन ये भी कोई पूछ ले कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ रेटिकुलर एपिथेलियम टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी, तो जवाब तब भी स्प्लीन होगा, स्प्लीन होगा। और हम ये भी जानते हैं कि स्प्लीन में ब्लड फिल्ट्रेशन एपरेटस होता है, ब्लड को फिल्टर किया जाता है, और उस फिल्ट्रेशन में जो भी एंटीजन पैथोजन मिलता है उसको लिम्फोसाइट डिस्ट्रॉय करती रहती है। जैसे पुलिस चेक करती है, अपन गाड़ी रोक रोक के चेक करती है, जो ठीक है जाओ, और जो गुंडा रोक लेते हैं। तो बिल्कुल यही हमारे स्प्लीन में होता है। यहाँ पर ब्लड फिल्ट्रेशन एपरेटस होता है, इट हैज ब्लड फिल्ट्रेशन apparatus to trap the antigen or pathogen, to trap antigen oblique pathogen। ठीक है, और फिर लिम्फोसाइट डिस्ट्रॉय देम, एंड देन लिम्फोसाइट डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो जो पैथोजन पकड़ में आएंगे, फिर लिम्फोसाइट उनको बच्चों डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि स्प्लीन इज द रिजर्वोयर ऑफ WBC एंड RBC। इसमें WBC भी काफी नंबर में होती है, तो इसका कुछ पार्ट रेड RBC के लिए है, कुछ WBC के लिए है। तो अकेला ये मसला WBC ज्यादा है, कंफ्यूजन हो सकता है। इट इज रिजर्वोयर फॉर स्प्लीन, रिजर्वोयर
और आरबीसी इरिथ्रोसाइट एंड डब्ल्यूबीसी दोनों रिजर्वोयर होता है, और इसको हम इमरजेंसी ब्लड बैंक भी बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड इमरजेंसी ब्लड बैंक। अजय, आल्सो कॉल्ड इमरजेंसी ब्लड बैंक। और हम क्यों कह रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं कि इस स्प्लीन में, इसमें लगभग 250 ml ऑक्सीजन ब्लड हमेशा रहता है, और जब किसी वजह से बॉडी में ब्लड का लॉस हो जाता है, चोट इंजरी किसी भी तरह से ब्लड का लॉस होता है, तो उस टाइम निकाल देता है, इमरजेंसी में काम करता है। तो कितना अच्छा दिमाग लगाया इसने, दिमाग मतलब कितना इतना बॉडी ने, नेचर ने डेवलप किया कि भाई आप बचा के रखो। जैसे हम भी तो पैसा बचा के रखते हैं तो और जरूरत पर निकालते हैं, तो ऐसे ये ब्लड स्टोर कर रखता है और जरूरत पर निकाल देता है। एक और है, इट इज ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान है, ग्रेवयार्ड फॉर आरबीसी। जो आरबीसी हैं, हम ये बोलते हैं हाँ के मरती है, ये गलत स्टेटमेंट है। आरबीसी जगह जगह मरती रहेंगी, जरूरी यहीं आके हर जगह मुझे वहां जाके मरना है। वो तो जब ब्लड में सर्कुलेट हो रही, जहां भी लाइफ पूरी होगी मर जाती है, पर उनका डिस्ट्रक्शन एक तरह से क्रियाकर्म, जैसे ना दफनाना या क्रीमेशन करना, वो यहाँ पर फाइनली आकर होता है। तो जो डेड WRBC है, उनका डिस्ट्रक्शन कहाँ जाके होता है, वो इसमें जाके होता है, इसलिए बोलते हैं ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान। किसका कब्रिस्तान? वो कब्रिस्तान हो गया आरबीसी के लिए। ठीक है, तो इसलिए दो वर्ड आपको यहाँ थोड़ा सा नए आगे, एक का नाम क्या हुआ, एक का नाम हुआ है ग्रेवयार्ड, और दूसरा नाम हुआ है क्या, इमरजेंसी ब्लड बैंक। तो बताएं मुझे, स्क्रीन क्लियर है? और जिस टिश्यू का बना होता है उसका नाम है रेटिकुलो एपिथेलियम टिश्यू, और ये प्रेजेंट होता है कहाँ पर, पैनक्रियाज के पास प्रेजेंट होता है। और सबसे बड़ा पुलिस स्टेशन में बोल रहा हूँ, श्रेया गुप्ता सबसे बड़ा पुलिस स्टेशन है। कितना ब्लड स्टोर करता है पूछे साक्षी यादव, साक्षी जी अबाउट 250 ml ब्लड, और वो भी ऑक्सीजेटेड यानी ऑक्सीजन वाला इसमें स्टोर रहता है। तो यानी ये भी नहीं कि लंग से आएगा तो वो प्योर होगा, उसी फॉर्म में रखता है। और ऐसा नहीं कि वो स्टोर भरा रहता है, उसे रिफ्रेश करता रहता है, रिफ्रेश यानी पुराना निकाल नहीं रखता रहता, पर हर टाइम लगभग 250 ml मौजूद रहता है। और अब इसके बाद ये तो हो गया हमारा क्या, दैट इज स्प्लीन। और अब हम बात करेंगे लिम्फ नोड्स की। किसकी बात? लिम्फ नोड्स की बात करेंगे। लिम्फ नोड्स, और आप मुझे कंफर्म कर देना कि क्या लिम्फ नोड हमें भी अब टाइम आपके पास है, अभी 10 मिनट दे देंगे आप अभी। तो बच्चे नहीं कर रहे हैं तो हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो क्लास स्टार्ट हो गई है बच्चों की, चाहे आपकी दूसरी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो ध्यान रखते हुए हम क्लास यहीं रोक रहे हैं। और थोड़ा सा पार्ट इसमें बच गया है, वो कल के लेक्चर में होगा, इस उम्मीद के साथ कि आप इस लेक्चर का एक एक वर्ड, एक कंटेंट लर्न करके क्लास में बैठेंगे। थैंक्स फॉर बीइंग टुगेदर एंड सी यू टुमारो एट 8 PM